नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या जो 106वां संवैधानिक संशोधन है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसको आप द कॉन्स्टिट्यूशनल 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023 भी कह सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति की असेंट या सहमति जो इसको दी गई थी 28 सितंबर 2023 को दी गई थी और इसी दिन ये ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश कर दिया गया था। और जहाँ तक बात करें उद्देश्य की या ऑब्जेक्टिव की, तो वो जो है इस एक्ट का वो मेन ये है कि भाई जो वुमेन या औरतें हैं उनको 1/3 आरक्षण जो है वो हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा, जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स होती हैं और जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ NCT ऑफ दिल्ली जो है वहाँ पर प्रोवाइड करवाना है। साधारण शब्दों में कहें तो जो कानून बनाने की प्रक्रिया है और लोगों का जो प्रतिनिधित्व है उसको करने में जो वुमेन्स हैं, जहाँ महिलाएं हैं, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना है। हालांकि ये वुमेन की जो एक जनसंख्या है उसके हिसाब से देखा जाए तो वो तो हाफ है, पर फिर भी एक अच्छा कदम माना जा सकता है कि एटलीस्ट 1/3 तो जो रिजर्वेशन है वो वुमेन को दी गई है। जो नए अनुच्छेद या आर्टिकल इसमें ऐड किए गए हैं वो है 330A, 332A, 334A और जो आर्टिकल अमेंड किया गया है वो है 239 यानी 239AA। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 239AA की, जिसमें कि संशोधन किए गए हैं। तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि है क्या। तो यहाँ पर स्पेशल प्रोविज़न है विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली या दिल्ली से लेकर कुछ जो इसमें स्पेशल प्रोविज़न ऐड की गई है जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें कहा गया है कि भाई जो दिल्ली है उसको नया नाम दिया जाएगा जिसको कि NCT ऑफ दिल्ली के नाम से जाना जाएगा और इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसका प्रशासन है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो संभालेंगे। और भी इसमें जो प्रोविज़न है वो लेजिस्लेटिव असेंबली को लेकर की गई है और जो कहा गया है कि वही जो मेंबर होंगे उनको डायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाएगा। और इसमें जो आर्टिकल डाले गए हैं वो है आर्टिकल 239A(a)(2)(b)(a) यानी कि क्लॉज तो वो BA ही है, पर पूरा आर्टिकल का रेफरेंस यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ। दूसरा इसी के साथ BB है और BC है। तो इसमें पहला जो इंसर्टेड जो क्लॉज है BA, उसमें कहा गया है कि भाई जो NCT है, जहाँ फिर जिसको हम दिल्ली की विधानसभा भी कह सकते हैं, उसमें वुमेन यानी महिलाओं के लिए सीट्स जो हैं वो उनका आरक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्लॉज BB है जो इंसर्ट की गई है, जिसमें कि कहा गया है कि SC यानी शेड्यूल कास्ट के लिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली में जो सीट रिजर्व की गई है उसका भी 1/3 जो है वो रिजर्व किया जाएगा वुमेन के लिए। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, बात की जा रही है कि वो सीट्स जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए दिल्ली में रिजर्व की गई हैं उसका 1/3 यानी कि शेड्यूल कास्ट की सीटों में भी वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन देना पड़ेगा। और यहाँ पर ST जो है वो शामिल नहीं है। वो क्यों नहीं है वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्लॉज है BC, जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो थर्ड क्लॉज इंसर्ट की गई है और इसमें भी वही बात रिपीट की गई है, उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया है, जिसमें कहा गया है कि भाई 1/3 यानी 1/3 जो रिजर्वेशन है वो दी जाएगी, वो आरक्षण दिया जाएगा NCT की जो लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा है उसमें। और इसमें क्या होगा, जो रिजर्वेशन होगा वो वुमेन जो हैं वो SC कम्युनिटी की, उनको भी दिया जाएगा। वो कैसे दिया जाएगा वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें जो कैसे होगा, इसकी प्रोविज़न कैसे बनेगी, उसके लिए जो पार्लियामेंट या जो भारत की संसद है वो कानून बना के इसको तय करेगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास आर्टिकल वो है 330A यानी कि आर्टिकल 330 या 330A। इसको भी इंसर्ट किया गया था इस अमेंडमेंट में। और यहाँ पर जो कहा गया है इसकी क्लॉज 1 में कि सीट शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन इन द हाउस ऑफ पीपल, यानी लोकसभा में जो औरतें होंगी, जो महिलाएं होंगी, उनके लिए सीट जो है वो रिजर्व की जाएंगी। नेक्स्ट है दोस्तों इसका जो क्लॉज 2, उसमें कहा गया है कि भाई 1/3 जो टोटल नंबर ऑफ द सीट्स हैं वो रिजर्व की जाएंगी, जो कि आर्टिकल 330 की क्लॉज 2 के अंदर बताया गया है। तो ये जो आर्टिकल 330 की क्लॉज 2 है, इसमें जो SC ST कम्युनिटी है स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में, उनकी जो पॉपुलेशन है उसके आधार पर इनका जो नंबर फिक्स किया जाता है। तो उसी के आधार को बनाते हुए कहते हैं कि 1/3 ऑफ द टोटल नंबर, यानी कि जितनी भी SC ST को सीट्स दी जाएंगी स्टेट्स के अंदर या यूनियन टेरिटरी के अंदर, उसका 1/3 औरतों के लिए जो आरक्षण वो रखा जाएगा। साधारण शब्दों में हम कहें तो भाई स्टेट और यूनियन टेरिटरी में जो हाउस ऑफ पीपल या लोकसभा के लिए सीटें जो हैं वो आरक्षित होती हैं SC ST कम्युनिटी के लिए।
अब जितनी भी वो रिजर्व होंगी उसका 1/3 जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। यानी कि SC/ST कम्युनिटी ये नहीं कह सकती कि भाई ये हमारे लिए रिजर्व है तो हम इसमें किसी तरह का और कोई रिजर्वेशन नहीं देंगे। वो रिजर्वेशन सिर्फ एक्सक्लूसिवली जो महिलाओं के लिए है और उनका जो कोटा है उसी में से 1/3 जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। नेक्स्ट, इसी आर्टिकल के क्लोज नंबर 3 के अंदर कहा गया है कि भाई लोकसभा की जितनी भी सीट्स होंगी टोटल उसका 1/3 जो है वो महिला आरक्षण में दिया जाएगा और इसमें SC/ST कम्युनिटी को भी, जैसे कि पिछले क्लोज में हमने पढ़ा, उनको भी उस हिसाब से जो महिलाओं के अंदर जो है वो 1/3 रिजर्वेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों जिसको इंसर्ट किया गया है वो है 332A यानी कि 332A, जिसमें कि कहा गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट या राज्यों की जो विधान सभाएं हैं उनके अंदर जो सीट्स हैं वो वुमेन्स के लिए रिजर्व की जाएंगी। और क्लोज 2 में अगेन वैसे ही बताया गया है कि भाई जितनी भी टोटल सीट होंगी किसी विधानसभा में जिसमें कि एक डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा प्रतिनिधि को चुना जाएगा उसमें से 1/3 या 1/3 जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी और उसी तरह से जो SC/ST है उनका कोटा, उनकी जो सीट्स रिजर्व की गई हैं उसमें से भी वुमेन्स के लिए 1/3 जो है रिजर्व की जाएंगी। नेक्स्ट जो हमारे पास अनुच्छेद है वो है 334A जिसको कि संविधान के अंदर डाला गया है आर्टिकल या अनुच्छेद 334 के बाद। इस अनुच्छेद का जो क्लोज 1 है उसमें कहा गया है कि इसके अलावा कि कुछ इस पार्ट के अंदर हो या पार्ट 8 जो कि यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है उसके अंदर हो, जो रिजर्वेशन है यहाँ पर वुमेन को दी गई है जो हाउस ऑफ पीपल या लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट या लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ NCT दिल्ली के बारे में हो, उसका कम इनटू फोर्स जब वो लागू कब होगी, वो लागू होगी एक डीलिमिटेशन प्रोसेस के जरिए जो कि इस पर्पज़ के लिए वुमेन्स के लिए की जाएगी। और वो कब होगी, वो होगी फर्स्ट सेंसस या जनगणना जो है पहली होगी जो कि इस संशोधन या इस अमेंडमेंट के इमीडिएटली बाद होगी, उसके पब्लिश आंकड़ों को मद्देनज़र रखते हुए। और जैसे ही वो जो रिजर्वेशन है लागू हो जाएगा तो वो नेक्स्ट 15 ईयर्स यानी 15 सालों के लिए लागू रहेगा। इसको थोड़ा और आसान करते हैं, जैसे कि जनगणना या सेंसस होता है आपको पता है, तो उसके बाद हमारे पास एग्जैक्ट आंकड़े आते हैं कि महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, टोटल पॉपुलेशन कितनी है। तो उसमें फिर फाइंड आउट किया जाएगा कितनी महिलाएं हैं, कौन सी स्टेट में कितनी महिलाओं की रेशो है पुरुषों के मुताबिक, या फिर उसमें महिलाओं का स्टेटस क्या है, गरीब हैं, अमीर हैं, या उनकी संख्या कम हुई है जब बड़ी है, उनके पास नौकरी है या वो बिना नौकरी के हैं, या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। जब ये सारे आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे तो उसके बाद डीलिमिटेशन की प्रोसेस होगी। डीलिमिटेशन जो होता है जहाँ से हमारे ये प्रतिनिधि चुन के आते हैं उनकी बाउंड्रीज को कम कर दिया जाता है या बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि उसका बेस जो होता है वो जनसंख्या होती है। तो पर जनसंख्या के हेड पर जो सीट्स बनाई जाती हैं कि भाई 10 लाख पर 1 MP होगा, जनसंख्या बढ़ेगी तो ये नंबर भी बढ़ेगा, 10 से 11 होगा, जनसंख्या कम होगी तो वो कम हो जाता है। इस तरह से बहुत फ्लक्चुएशन होती है ड्यू टू पॉपुलेशन। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डीलिमिटेशन होगा, कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ेंगी या कम होगी, और उसके बाद इस तरह की व्यवस्था लागू होगी। यानी कि ये जो संशोधन किया गया है ये इन सब चीज़ों के बाद लागू होगा, और जब वो लागू हो जाएगा तो वो अगले 15 साल तक जो वह कम इनटू फोर्स रहेगा, यानी कि लागू रहेगा। उसकी जो अवधि होगी अगर एक बार लागू हो जाता है तो अगले 15 साल तक होगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्लोज 2 है आर्टिकल 334A की, जिसमें कि कहा गया है कि भाई ये जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है औरतों को, महिलाओं को, ये कब तक रहेगा। तो इसके लिए इस आर्टिकल में कहा गया है कि भाई ये जितना भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है ये तब तक रहेगा जब तक पार्लियामेंट में बाय लॉ जो डिटरमाइन नहीं कर लेती है कि भाई इसकी लिमिट क्या होगी। जैसे कि कहा जाता है कि SC/ST को रिजर्वेशन दी जा रही है तो वो कब तक दी जानी चाहिए, उसकी लिमिट क्या होगी। यानी कि संसद तय करेगी कि इस रिजर्वेशन की समय सीमा क्या होगी या कब तक ये रिजर्वेशन जो है वो दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज 3 इसी आर्टिकल की, जिसमें कहा गया है कि रोटेशन ऑफ द सीट्स, जो भी सीट्स आरक्षित की जाएंगी वुमेन्स के लिए उनका रोटेशन या उनमें बदलाव भी किया जाना जरूरी है। और ये कब होगा, ये तब होगा जब हर बार एक डीलिमिटेशन किया जाएगा और उसमें इस चीज़ को डिटरमाइन किया जाएगा कि कहाँ ज़रूरत है। मान लीजिए किसी एक स्टेट में 2 जिलों में इस तरह का रिजर्वेशन दिया जा रहा है। अब अगर उनकी स्थिति या उन जिलों में महिलाओं की स्थिति जो है वो सुधार हो जाता है, वो बहुत अच्छा एक एडवांस लेवल पे पहुंच जाता है, तो डेफिनेटली वहाँ से निकाल के रिजर्वेशन की पॉलिसी को किसी और ज़िले में दिया जा सकता है उसी स्टेट की, जहाँ पर कि महिलाओं की स्थिति अभी थोड़ी
ख़राब है या बेहतर नहीं है, यानी कि उसको बदला जा सकता है, पर ये होगा डिलिमिटेशन के जरिए। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 334A का क्लोज 4, जिसमें कि कहा गया है कि जो करंट हमारे पास रनिंग में हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द नेशनल कैपिटल जो टेरिटरी दिल्ली है उसकी है, या हाउस ऑफ पीपल या जो लोकसभा है उसका जो करंट जो फॉर्मेशन है या करंट जो सीट्स हैं उन पर ये रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, क्योंकि वो अभी रनिंग में है। और उसके बाद भी बहुत सा प्रोविज़न है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई वहाँ डिलिमिटेशन होगा, सेंसस होगा, फिर उसके बाद ये चीज़ें लागू होगी। तो जो करंट हमारे पास रनिंग में है वो नहीं होगा जब तक कि उनको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, जब तक कि वो समाप्त नहीं हो जाता है उनका कार्यकाल, या कार्यकाल से पहले वो किसी और कारण से डिसॉल्व नहीं कर दी जाती है, तो तब तक ये चीज़ें लागू नहीं होंगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो रनिंग में रहेंगे उन पर ये प्रोविज़न जो लागू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो रनिंग में हैं, वो ऑलरेडी जो अपना एक मैंडेट है, जब वो अपने एक रिजर्वेशन की पॉलिसी है उसको बना चुके हैं, और उसके अंडर अगर सेंसस नहीं होता है, उसके बाद डिलिमिटेशन नहीं होता है, या उसकी प्रोसेस हो रही है पर उनका चुनाव हो चुका है, तो उन पर फिर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके लिए वो कंडीशन पूरी करना जरूरी है। तो इसलिए जो भी रनिंग में होंगे, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा स्टेट्स की हो, चाहे वो NCT की हो, उस पर फिर ये चीज़ लागू नहीं की जा सकती है जब तक कि उसको डिसॉल्व नहीं किया जाएगा या उसका डिसोल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट एक पॉइंट जो सेपरेटली ऐड किया गया है इस अमेंडमेंट एक्ट के अंडर, ये किसी आर्टिकल का पार्ट नहीं है, जिसमें कि ये कहा गया है कि भाई ये जो अमेंडमेंट की जा रही है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि जानी जाएगी 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023 के नाम से, ये किसी भी तरह का कोई प्रतिनिधित्व जो कि लोकसभा में या विधानसभा में स्टेट की या फिर जो NCT की विधानसभा है उसको इम्पैक्ट नहीं करेगी, जब तक कि उस लोकसभा का, उस विधानसभा का, चाहे वो स्टेट्स की है चाहे वो NCT की है, उसको डिसोल्यूशन नहीं हो जाता है उसका, या उसको जो टर्म है उसकी वो समाप्त नहीं हो जाती है। यानी कि फिर वही बात कि भाई जो रनिंग में हैं उन पर इसका इम्पैक्ट नहीं होगा जैसे भी ये कमेंसमेंट होगी, यानी कि जैसे भी लागू होगी अमेंडमेंट एक्ट 106, उसका रनिंग पर जो उस वक्त रनिंग कर रही होंगी विधानसभा लोकसभा, उन पर असर नहीं होगा। अब आपको यहाँ पर लगता होगा कि भाई ये बात तो पिछले जो क्लोज था उसमें भी कहा गई थी, बिल्कुल कही गई थी, पर वो था उस पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए, और यहाँ पर जो बात कही जा रही है सेपरेटली वो पूरी जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके बारे में कहा जा रहा है। धन्यवाद।